हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है 22 का जो रिलेशन, कलर को चेंज कर लेने दीजिए। 22 का जो रिलेशन, यहाँ देखो 22 का जो रिलेशन 55 से है, 22 का जो रिलेशन 55 से है, सेम 48 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न है। दी गई आकृति में घन की संख्या ज्ञात करें। जो यहाँ पर आकृति हमारे पास दी गई है, इसमें टोटल कितना घन है, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए और आपको एक चीज बता दो, ये पार्ट नंबर 19 है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 19 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 18 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न है क्या, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, जैसे THAN के थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में STUPID को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर क्या है, TH, उसके बाद में A है, THANKS। थैंक्स को उसने क्या कोड किया है, थैंक्स को उसने कोड किया है SKNTHA। यही कोड किया गया। हम लोगों से पूछा गया है STUPID, इसका कोड क्या होगा मेरे दोस्त। हम लोगों से यही बात पूछना है, यही बात पूछा गया है कि थैंक्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको बता दीजिए कि कैसे लिखा जाएगा। चलो तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को हम आप लोग को बता देते हैं। वो लॉजिक क्या है देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर थैंक्स को उसने SKNTH लिखा है, तो उसी प्रकार STUPID को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 6 लेटर है, तो 3 का उसने पेयर बना रखा है। ठीक है, और इसको पोजीशन इधर उधर कर दे रहा है। कैसे देखो, जो यहाँ पर SKN है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इसको लिख दिया गया है यहाँ से लेकर SKN ऐसे करके, यानी SKN उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया गया है एक भाग में। ठीक है, अच्छा अगला बार THA ज्यों का त्यों इसको ऐसा ही लिख दिया गया, जैसा ही है ना वैसा ही लिख दिया गया। समझ रहे कि नहीं, दूसरा भाग। यानी क्या किया, फिर से समझिए मेरे दोस्त। कहने का मतलब, मुझे समझाने का जो उम्मीद है वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से 2 भागों में उसने तोड़ दिया। ठीक है, ये जो पहला भाग है इसको उसने उलट के लिख दिया है पहले, जो मैंने दूसरा आधा जो भाग है दूसरा, उसको लिख दिया गया है पहले। अच्छा, यहाँ पर जो THA है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, लेकिन ये पहले है तो इसको बाद में लिखा गया है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ से सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे मेरे दोस्त। यहाँ 3 3 6 है, तो यहाँ भी 3 2 2 पार्ट में बांट देंगे। जो यहाँ से है इसको उल्टा लिख देंगे, जो यहाँ से है इसको उल्टा पहले लिखेंगे, इस वाले को बाद में लिखेंगे। तो पहले उल्टा क्या लिखेंगे, पहले हम लोग उल्टा क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, DIP, D, उसके बाद I,
उसके बाद में DIP लिखेंगे। यहाँ पर जो STU है ना, इसको ज्यों का त्यों लास्ट में लिख देंगे S, उसके बाद क्या है T है, उसके बाद क्या है U है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DIP STU। किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे इस प्रश्न को करना है कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 12:30 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, किसी भी घड़ी के वास्तविक समय पूछे दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसे दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछे मेरे दोस्त, तो हम लोग को करना क्या है, घड़ी से जो घड़ी में सुई है उसे आपसे पूछे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर पूछे सही समय क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब देकर, तो उसको आपको करना क्या है, 12 बजे में से घटा देना है। बस इसमें से जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको 12 बजे में से हम घटा देंगे, ठीक है। अच्छा, घड़ी में 12 बजने का एक्चुअल मतलब होता है कि 0 बज रहा है, ठीक है। घड़ी में 12 बजने का मतलब होता है कि 0 बज रहा है, तभी तो जाके 1 पर 1 होती है, 2 पर 2 होती है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, विशेष तरीका से ये बात को समझिए कि जब भी घड़ी में 12 बजेगा तो इसका मतलब 0 बज रहा है। यहाँ पर हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12:30 हो रहा है क्या दर्पण प्रतिबिंब, तो सही समय निकालने के लिए हम 12 बजे में से घटा देंगे। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर 12:30, जो 12:30 दी गई है, यहाँ से आपको हमने अभी आपको क्या बोला, 12 बजने का मतलब होता है 0 मिनट, तो 0:30, इसको हम लिख सकते हैं। 12 का मतलब होता है 0 बज के कितना, 12 का मतलब होता है 0:30। ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझिए, 0 बज के कितना, तो 0:30। चलिए ये बात को आप लोग समझ गए। तो चलिए जब समझ गए तो हम आपको अच्छे से अब इसको फार्मूला में यूज करके इसको घटा कर हम आंसर आपको दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। देखो तो इसको 12 में से घटा देना। अच्छा मेरे दोस्त, इस जो 12 है ना, यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ मिनट के वैल्यू दी गई है, तो इस 12 जो घंटा है, जो 12 है, इसको 11 हम 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 घंटा जो है उसमें से 1 घंटा पैसा दे घालेंगे तो इधर 60 मिनट हो गया और इधर 11 घंटा हो गया, ये दोनों मिला के 12 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ अब इसमें से ये जो 11:60 है ना, 11:60 हमने इसको लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बोला कि 11:60 इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग हटा देंगे 0:30, ठीक है, घटा दो तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा मेरे दोस्त। यहाँ 11 ज्यों का त्यों बचा, इसका मतलब 11:30 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे करना है इस प्रश्न को आप लोग विशेष रूप से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए मेरे दोस्त, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फल को यू से जेड तक अक्षर अंकित किए गए हैं। उस अक्षर का चयन करें जो एक्स दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, जो एक्स है ना, यहाँ पर जो एक्स है इसके अपोजिट जो सरफेस है उस पे कौन से लेटर होगा। तो देखो, जब भी डाइस के एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा स्थिति दी जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या ट्रिक लगाते हैं। जब भी डाइस की 2 स्थिति दी जाए तो वहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, 3 ट्रिक लगता है, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। इस 3 नो कॉमन ट्रिक, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक है ही नहीं,
ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक लगेगा या फिर 2 कॉमन ट्रिक लगेगा या फिर नो कॉमन ट्रिक लगेगा। 3 ही टाइप का प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, वाई जेड यहाँ कॉमन है दोनों में, यहाँ क्या है, वाई जेड कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको तुम भूल जाओ। भूल गए, बिल्कुल। बचा क्या, यहाँ बचा एक्स, इस वाले में बचा डब्लू। यही एक दूसरे का विपरीत अक्षर या लेटर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को किया जाता है। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, एक बार और समझिए। जो भी कॉमन नंबर है या कॉमन चीजें हैं वो दोनों को आपस में हम लोग काट देते हैं, वो आपस में खत्म हो जाएंगे। बचा क्या, इसमें बचा एक्स और इसमें बचा डब्लू। यही एक दूसरे का अपोजिट लेटर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। इस प्रश्न में कहने का मतलब मेरे दोस्त, जो चीज कॉमन है वो भूल जाओ, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट लेटर कहला जाएगा। तो यहाँ पर x का अपोजिट w हो जाएगा। तो x दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी मेरे दोस्त, तो w। और w कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक कि अपने आवास से उत्तर दिशा में की ओर 16 किलोमीटर यात्रा की। दे, यहां तक की एक प्रश्न है, यहां तक कि अपने आवास से उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की। मतलब कोई व्यक्ति है जो 16 किलोमीटर यात्रा कर रहा है उत्तर की तरफ। आपको सबसे पहले डायरेक्शन हम पेपर पे बना देते हैं। देखो, पेपर पे जब हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। हमारे 4 डायरेक्शन होती है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ये 4 डायरेक्शन में होता है क्या एक्चुअल में, देखो, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है मेरे दोस्त, नीचे में हमेशा दक्षिण होता है। ये बात को समझते हैं। और दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है मेरे दोस्त, दाहिने बगल में पूर्व होता है। अब बाएं बगल में क्या होता है मेरे दोस्त, तो बाएं बगल में होता है पश्चिम। ठीक है, ये बात को आप लोग समझते हैं। बाएं बगल में क्या होता है, तो बाएं बगल में होता है पश्चिम होता है। ठीक है, चलिए, बाएं बगल में क्या होता है, पश्चिम होता है। इसी डायरेक्शन पे इसको तुम चला दो। कह रहा है आप यहाँ तक कि अपने आवास से उत्तर दिशा की 16 किलोमीटर की यात्रा की। कोई व्यक्ति है जो 16 किलोमीटर की यात्रा कर रही है उत्तर की तरफ, यानी ऊपर जा रहा है। उसके बाद वो प्रश्न क्या बोल रहा है, बस इस प्रश्न को तुम समझिए। यहाँ से हम बनाते हैं, उत्तर की ओर जा रहा है कितना, 16 किलोमीटर। आगे आगे प्रश्न, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। देखो, 90 डिग्री बाईं का मुड़ने का मतलब होता है एक्चुअल में बायां, और 90 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब होता है एक्चुअल में दायां। ठीक है, ये बात को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री देखो पूछा हुआ एनटीपीसी में और 2022 में ही पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो ये चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो क्या कर रहा है, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा, यानी 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ने का मतलब एक्चुअल में वो बायां की तरफ मुड़ रहा है, बाएं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा की। ये बात को समझ गए आप लोग, विशेष, यानी कि फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा की। यानी एक्चुअल में इसका बायां हो जाएगा इस साइड में, बायां मुड़ा और 12 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहे हैं, फिर से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर की यात्रा करता है। यानी जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा होता है तो उसका बायां नीचे की तरफ होता है। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ना का मतलब फिर से बाएं मुड़ना। 90 डिग्री पे मुड़ा है और फिर से वो कितना चला है, तो 16 किलोमीटर चला है। ठीक है, और रुक जाता है तो उसके निवास से भी कितनी दूर है, ये बताइए मेरे दोस्त। इस प्रश्न में एक्चुअल में कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था और वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, यही हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा। अच्छा, ये बात को समझिए आप लोग बाबू कि ऊपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है ना, तो शॉर्टेस्ट दूरी होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, तो 16 16 बराबर ही चला है। तो ये ऊपर वाला जब 12 है तो नीचे वाला भी 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है। प्रश्न है, 5 मित्र ए बी जी आर और टी को एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठाया गया है, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाया गया है। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और कितना, 5 व्यक्ति हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाया गया उन लोगों का। और हम लोगों से अब इसके बाद प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसको तुम ध्यान से समझिए। कह रहा है बी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। जो बी है ना, वो पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, यहाँ पर बायां हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की तरफ जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका दायां इस साइड में होता है, बायां इस साइड में होता है। ठीक है, बी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। आगे प्रश्न कह रहा है ए और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और ए बी के ठीक बगल में बैठा है। ये बताइए, ए और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए जो है ना वो बी के ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब बी के बगल में ए यहाँ बैठा है और ए और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी मजबूरी है जी को यहाँ बैठाना, क्योंकि ए और जी के बीच में तभी तो 2 व्यक्ति आ सकते हैं। बिल्कुल। आगे प्रश्न कह रहा है और आर बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो आर है ना मेरे दोस्त, वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के दायां 1 2 दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो आर को हमने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, बैठ गया, तो हमारे पास 4 व्यक्ति बैठ गया, बचा क्या, ए बी आर जी, बचा टी, तो टी जो बचा वो आ जाएगा यहाँ पर, इस वाले सीट पे आ जाएगा। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, आर और जी के बीच में कौन बैठा है, ये बताइए। यहाँ से आर और जी के बीच में कौन बैठा है मेरे दोस्त, यही व्यक्ति ने जो आर और जी के बीच में बैठा है, और ये व्यक्ति कौन है, टी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, टी जो है आर और जी के बीच में बैठा है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना, यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज को पूरा करना है मेरे दोस्त। चलिए, यहाँ पर सीरीज में जो नंबर है क्या है, सबसे पहले 31 है, उसके बाद क्या है तो 93 है, 31 के बाद में क्या है मेरे दोस्त तो 93 है। इस 93 के बाद में क्या है तो 2 7, उसके बाद में 9 है, इसके बाद में 8 3 7 है ना, 8 3 7 है। इसके बाद में है क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद में क्या है 7533 है, 12 सीरीज वाला नंबर। लेकिन मेरे दोस्त आपको हार बनाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, बस आप लोग समझिए। यहाँ 31 से अगर हमको 93 बनाना है तो गुना 3 करना होगा, 31 या 93 हो जाएगा। अच्छा, 93 बन गया, 93 से 209 बनाने के लिए यहाँ क्या करना होगा मेरे दोस्त, यहाँ भी 3 का गुना करना होगा। गुना करके देखो, 3 3 की 9 और 9 3 की 27। अच्छा, 279 है, इसको भी 3 से गुना करने पर, 3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 837 बनेगा। गुना करके देखो, 9 3 की 27 के साथ हासिल कितना 2, 7 3 के 21, 2 23 के 3 हासिल कितना 2 और 3 2 6 2 8, 837। तो इसका मतलब इसको भी 3 से गुना करने के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगा, तो इसको भी 3 से गुना करके देखो। बिल्कुल, तो 7 3 की 21 के 1 हासिल कितना 2, 3 3 की 9 और 2 11 के 1 हासिल कितना 1, 3 3 की 9 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी फिर से गुना करो, 7 3 की 21 के 1 हासिल कितना 2, 3 3 की 9 2 11 के 1 हासिल कितना 1, 8 3 की 24 1 हासिल कितना 25 हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे दोस्त, 2511 आएगा। 2511 कितना आएगा तो 2511 आएगा मेरे दोस्त। अच्छा, 2511 को अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 7533 आना चाहिए। बिल्कुल, गुना करके देखो, 1 3 3, 1 3 3 और 25 3 75, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो लेटर या नंबर भरा जाएगा वो 2511, ऑप्शन नंबर ए। कैसे किए हैं इस प्रश्न को, आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अब हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बस इस प्रश्न को आप लोग समझिए। यहाँ पर जो प्रश्न है क्या कह रहे, यदि 14a 13a 3 बराबर 30 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को तुम ढूंढो आगे। और 39a 14a 3 बराबर 56 है, तो 28a 11a 4 बराबर कितना होगा। तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, जो a है ना, इसकी जगह पर तुम प्लस रखो और प्लस रख के तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया पहला 14a, उसके बाद में 13a। आपको डायरेक्ट ही लिख कर तुम देखो, आपको हमने बता दिया जहाँ भी a है उसके जगह पे तुम्हें प्लस रखना, हिंट हमें बता दिए हैं। तो करके देखो, पहला जो समीकरण दी गई है 14, उसके बाद a है तो a के जगह पे प्लस 13, फिर से a है तो a के जगह पे प्लस 3, कितना हो जाएगा 14 और 13 हो जाएगा 27। और 27 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 39a 14a 3 बराबर 56। तो इसको देखो, यहाँ भी डायरेक्ट करो, 39 a के जगह पर यहाँ भी प्लस करो मेरे दोस्त 14, फिर 14 के ए बाद में a है तो यहाँ भी प्लस करो, कितना है 3। अब इसको तुम ऐड करो, 39 में 14 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और 53 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका मतलब ए भी सेटिस्फाइड हो गया कि जहाँ भी ए है उसके जगह प्लस रखना है। सेम यहाँ पर भी तुम प्लस रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या है 28 है ना। उसके बाद ए है तो ए के जगह पे प्लस 11 है, तो 11 के बाद में फिर ए है तो उसके जगह पे भी प्लस क्या है 4 है। बस इसी को तुम ऐड कर दो, 28 गो 11 गो कितना हो जाएगा, 28 गो 11 गो 39 गो, 39 गो 4 गो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 43 गो। तो 39 गो 4 गो 13 गो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 43। और 43 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे दोस्त, जैसे ई आई को DF लिखा गया है, उसी प्रकार HM को क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तुम 12 में से लिखो EI, यहाँ से तुम लिखो, यहाँ से तुम इसको लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है E है, उसके बाद में I है। EI को उसने क्या लिखा है, D और F लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर H और M को कैसे लिखा जाएगा हम लोगों को बताना। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को ढूंढो। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर E से D हम लोग कैसे बना सकते हैं। E का जो स्थान होता है वो 5 होता है और D का स्थान 4 होता है। तो 5 से 4 बनाने के लिए यहाँ पर -1 किया गया है, -1 किया गया है। ठीक है, I से F हम लोग कैसे बनाए हैं, जो I का स्थान होता है वो 9 होता है, F का स्थान 6 होता है। तो 9 से 6 बनाया गया है, इसका मतलब -3 किया गया है। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार कर देंगे। H में हम लोग -1 करेंगे, H का स्थान 8 होता है, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7वां जो लेटर होता है वो G होता है। उसी प्रकार M में मेरे दोस्त यहाँ पर -3 किया जाएगा, तो M का स्थान होता है 13, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। आज जो 10 नंबर पे जो लेटर होता है वो हम लोगों का J होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी और जे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो कितना आसान प्रश्न था, बिल्कुल आसान था, बच्चों वाला प्रश्न था मेरे दोस्त। आप लोग इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कर चुके हैं। आपने कितना प्रश्न अभी तक सॉल्व किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग संख्या या संख्याओं को चुनिए। CGL का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न विकल्प में से अलग संख्या या संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि
यहाँ ऑप्शन सी को चेक करो। 25 से 51 बनाने के लिए क्या किया गया है, 25 गुना 2, 25 दूनी 50 हो गया। अब प्लस 1 हम लोग जोड़ देंगे, 25 दूनी 50, 1 51 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में सेम लॉजिक, 13 दूनी 26, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। बिल्कुल। ऑप्शन ए में देखते हैं, सेम इसमें भी है, 11 गुना 2 अब प्लस 1, 11 दूना 22 अब प्लस 1 23 हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऐसा क्यों, 9 गुना 2 18, 18 में 1 हम लोग जोड़ेंगे तो 19 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दिया है 16, इसीलिए इनमें सबसे अलग ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी 3 में एक का लॉजिक है, जबकि ऑप्शन में बी में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, डिक्शनरी का प्रश्न है। डिक्शनरी एक चैप्टर जो रीजनिंग है उसका प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को उनके अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दर्शाता है। उस शब्द विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को उनके शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर दी गई, 5 वर्ड दी गई है। इस वर्ड में कौन सा वर्ड जो है पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, इसको चेक करना है। देखो, डिक्शनरी में जो लेटर ए से होता है वो पहले आता है, जो लेटर बी से आता है वो बाद में आता है, जो सी से आता है वो इसके भी बाद में आता है। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको रीअरेंज किया जाता है वर्ड को। आजकल तो गूगल पे बच्चे सब सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि कोई डिक्शनरी उठा कर देखता नहीं, लेकिन कभी भी आपको मौका मिले तो डिक्शनरी उठाकर जरूर देखिएगा। ऐसा ही आपको मिलेगा कि वहाँ पर क्या जाता है, जितना भी अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्ड को रखा जाता है। चलो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस वर्ड में सबसे पहले कौन है। तो देखो, CON 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 है ना, CON सारे में है, CON जो है सभी वर्ड में कॉमन है, तो इसके आधार पे तो हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन आएगा। अच्छा चलो, चौथा लेटर इसमें क्या है, 1 नंबर में इसमें C है, दूसरे में क्या है S है, तीसरे में क्या है N है, चौथा में क्या है S है और पांचवें में क्या है S है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये बताइए, सबसे पहले C वाला वर्ड आएगा कि S वाला कि N वाला। सबसे पहले आएगा मेरे दोस्त C वाला, तो इसका मतलब जो पहला वर्ड दिया गया है ई आ जाएगा, पहले आएगा ई वाला। ठीक है, जो पहला वर्ड दिया गया है ई आएगा सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा में S है, तीसरा में N है, चौथा में S है, पांचवा में N है। तो ये बताइए N वाला लेटर, N वाला वर्ड पहले आएगा कि पहले S वाला आएगा। तो मेरे दोस्त पहले S आता है कि पहले N, पहले N आता है, तो इसका मतलब जो तीसरा दी गई है ये आ जाएगा 2 नंबर पे। सॉरी, हाँ ऐसे करो, तीसरा लिखो। चलो हो गया। आगे देखो मेरे दोस्त, अब हमारे पास क्या बचा, हमने इसको भी ले लिया, हमने इसको उठा लिया, हमने इसको भी उठा लिया, हमारे पास बचा क्या, 3 वर्ड बचा। अब तीनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो, S के बाद यहाँ पर क्या है, T है, S के बाद यहाँ पर क्या है, T है, S के बाद यहाँ का है I है, S के बाद यहाँ का है E है। E बताइए यहाँ क्या है, T है, यहाँ क्या है, दूसरे वाले में T है, चौथे वाले में E है, पांचवे वाले में I है। तो EIT में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है E आता है, यानी चौथा लेटर इसके बाद आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या है, T है, इसमें क्या है, I है। I या T में सबसे पहले कौन आता है, I आता है, तो इसके बाद आ जाएगा 5। अब बचा क्या, बचा 2, जो दूसरा बचा वो आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, 1 3 4 5 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने घर केवल बाइक हैं, कितने घर केवल बाइक हैं मेरे दोस्त, इस प्रश्न को बताना है। तो जो मेरा 11 नंबर प्रश्न है क्या कहता है, देखो कह रहा है कितने घर केवल बाइक है। ये बात को समझिए, यहाँ पर जितना भी त्रिभुज वाला भाग है, ये जितना इसमें त्रिभुज वाला भाग है ये क्या है, त्रिभुज वाला जितना भाग है ये है हाउस यानी घर। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ गए। अच्छा, यहाँ देखिए
यहाँ से देखिए ये जितना भी आयत वाला भाग है ना, ये जितना आयत वाले भाग है, ये क्या है, ये है हमारा कार, ये कार है ना। अच्छा, जितना भी यहाँ पे व्रत वाला यानी जितना भी ये वृत्त के अंदर है, ये क्या है, बाइक है यानी मोटरसाइकिल है। हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कितने घर केवल बाइक हैं, यानी कितने घर जो केवल बाइक है, यानी हाउस वाला क्या होना, जो त्रिभुज में हो, त्रिभुज में हो प्लस केवल बाइक है, केवल बाइक का मतलब सर्किल में हो। तो ऐसा नंबर जो त्रिभुज और सर्किल में हो, आयत के भीतर नहीं हो, वही इसका राइट आंसर होगा। कितने घर केवल बाइक है, तो यहाँ देखो ऐसा घर जो केवल बाइक है, तो ऐसा कौन सा इसमें नंबर है, देखो यहाँ पर जो त्रिभुज के भीतर जो नंबर है ये केवल घर है ना। तो 13 तो केवल हाउस है। यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त और त्रिभुज में जो कॉमन पार्ट होगा ना, वही पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा कि केवल घर केवल बाइक है। तो यहाँ पर कितना है, वृत्त और त्रिभुज के भीतर में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है ना। वृत्त और त्रिभुज के भीतर केवल 11 आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, ठीक है। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वृत्त और त्रिभुज के भीतर आना चाहिए, आयत के भीतर नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्त, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हम लोग को जो दायां हाथ होता है वो एक्चुअल में बायां दिखता है, और जो बायां हाथ होता है वो दायां दिखता है। ऊपर और नीचे सेम होता है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब की खास बात होती है। और दर्पण प्रतिबिंब में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर हम कोई सा भी ऑप्शन को जल्दी छांट के आंसर निकाल सकते हैं। किस ऑप्शन को सही करना है अब वही बता देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, ये हमारे पास एक दर्पण है ना। यहाँ पर एक वृत्त बना है और यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। ये बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, त्रिभुज पहले आएगा, सॉरी वृत्त पहले आएगा, त्रिभुज बाद में आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ सटेगा नहीं, ये अलग आएगा। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट कॉपी पेन उठाइए, आप लोग नोट कीजिए कि दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और दर्पण से जो चीज जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। यानी दर्पण से नजदीक क्या है, वृत्त, तो दर्पण से नजदीक वृत्त बना। दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज, तो दर्पण से दूर बनेगा त्रिभुज। तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से लिख कर नोट कर लीजिए, और इसी के बेस पे इस प्रश्न को हम लोग बता रहे हैं कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को। चलो, तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया गया है ना, इस प्रकार से निचला पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा लाइन है थोड़ा इस प्रकार से है। अच्छा, जो इस आयत है वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर आयत नहीं है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए ये जो लाइन है ये आया है ऊपर तक आया है, ऐसे करके लाइन आया है, ठीक है। चलो ऐसे करके फिर से बना देते हैं मेरे दोस्त। ये वाला लाइन ऐसे है, यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर जो फिर से ऐसा जो दिया गया है ना मेरे दोस्त, ऐसे करके, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाने दीजिए। चलो अच्छा, खूब अच्छा बना देते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर है, एक बॉक्स नीचे है ना। और यहाँ पर जो एक लाइन है मेरे दोस्त वो इस प्रकार है, तो वो लाइन जो है आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर जो आयत बना है यहाँ पर आयत बनेगा। यहाँ पर देखो जो त्रिभुज बना है ये कैसे बना है इसको तुम समझिए। यहाँ से लेकर जो एरो है ना वो नीचे से है तो वो चला जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो जिस ऑप्शन में ऐसे नहीं है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ई लाइन देखो कितना गलती खींच दिया, ई लाइन ही गलती खींच दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया गलत, हो गया। चलिए अब ये जो लाइन है ना दूसरे वाले में जो लाइन है वो कुछ बनेगा इस प्रकार। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा लाइन ई वाला, ऐसे बनेगा, ऐसे करके। ऐसे किस ऑप्शन में नहीं है, ऐसे देखो ई कोना से ई कोना खींच दिया, ई कोना से ई कोना खींच दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि ई कोना से ई कोना, सॉरी निचला में ना देखना है, ओ माय गॉड, निचला रेक्टेंगल में देखना। यहाँ भी ठीक है,
यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। चलिए इसका मतलब इसके अनुसार तो हम लोग ठीक चल रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है वो त्रिभुज बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में ऐसा त्रिभुज नहीं है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा त्रिभुज नहीं है, गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखो एक लास्ट बता दे रहे आपको कि यहाँ पर जो लाइन ऐसे खींचा गया है ना, ये लाइन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे कोना से, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसा मेरे दोस्त यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो देवे नहीं किया है, इसीलिए डी गलत। बचा क्या? ऑप्शन ए। यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऐसे इस प्रश्न को ऑप्शन छांटने का तरीका से सॉल्व किया जाता है, ताकि बिल्कुल आसान, और हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? हमारे पास एक इतना बड़ा पेपर था, इस पेपर को हमने आधा पर से नीचे की तरफ मोड़ दिया तो हमारे पास इतना बचा, फिर इसको मोड़ दिया तो इतना बचा। तो इस पेपर को जब हम लोग खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा? आपको बड़ा सा फिगर यहाँ पर हम बना कर दिखाते हैं। हमारे पास कितना पेपर था, हमने इसको इतना ही पेपर को मोड़ा है और रखा है, और यहाँ पर एक क्या बना दिए हैं, एक बना दिए हैं, ऐसे हम लोग त्रिभुज बना दिए हैं, और हम लोग ऐसे मोड़े हैं इसको। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले लास्ट में मोड़ा गया है इस प्रकार, तो इसको हम लोग खोलेंगे भी इधर से ही। जब हम इसको इस बेस पे खोलेंगे तो यहाँ पे तुम दर्पण लगा देना, और दर्पण लगा के इसका प्रतिबिंब बना देना, बस वही खुलना खुलेगा। खोलने के लिए यहाँ पर दर्पण लगा देना, तो इसका त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, जब हम लोग इस बेस पे खोलेंगे, इस बेस पे, तो इस पे तुम क्या करना, मिरर लगा देना। तो ये कौन सा ई हो जाएगा, ऐसे मिरर लग जाएगा। जस्ट इसका प्रतिबिंब बना दो। इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऐसा त्रिभुज किसमें दिया है? ऊपर वाले में त्रिभुज उल्टा बना दिया, यहाँ देखो एक उल्टा एक सीधा बना दिया, इसीलिए डी गलत। यहाँ पर भी एक सीधा एक उल्टा बना दिए, सी गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, और यही प्रश्न सही हो गया इसका। ऑप्शन ए आंसर सही हो गया, क्योंकि ज्यों का त्यों इसमें दिख रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसे करना है, इसको खोलेंगे जिस प्रकार मोड़ा गया है उसी प्रकार उल्टा खोलते हैं और दर्पण प्रतिबिंब बनाते चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास जो आकृति दी गई है इसमें टोटल घन हम लोग कैसे काउंट करेंगे, बस इसको तरीका को समझिए। देखो, जो घर यहाँ पे जो घन है ना, जो जितना मंजिल है उस पे उतना ही नंबरिंग कर दो, जो जितना मंजिल है उस पे उतना ही नंबरिंग कर दो। ये पहला मंजिल है तो एक लिखेंगे, ये भी पहला मंजिल है तो एक लिखेंगे, ये भी पहला मंजिल है तो एक लिखेंगे। अच्छा, जो ई वाला घन है ना, ये दूसरा मंजिल है, इसके नीचे भी एक है तो यहाँ पर दो लिखेंगे। ये दूसरा मंजिल है तो यहाँ पर भी हम दो लिखेंगे। अच्छा, ई वाला जो घन है ये तीसरा मंजिल है तो यहाँ पर तीन लिखेंगे। जो घन जितना मंजिल है उस पे उतना नंबर लिख दो। ये पहला मंजिल तो सभी पे एक लिखे, ये दूसरा मंजिल तो सभी पे दो लिखे, ये तीसरा मंजिल तो तीन लिखे। अब इन सारे को तुम ऐड कर दो मेरे दोस्त, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस एक को 3 बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। ये दो वाला को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई ऊपर कितना दिया है, 3 दिया है, बस तुम इसी को ऐड कर दो। 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि इस आकृति में टोटल 10 घन है मेरे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 10 घन है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, कैसे प्रश्न को करना है कि जो जितना मंजिल है उस पे उतना नंबरिंग कर दो और ऐड कर दो, बात खत्म, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। चलिए लास्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, 22 का जो रिलेशन 55 के साथ है ठीक वही रिलेशन 48 के क्वेश्चन मार्क के साथ है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग काउंट करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 22 से हम लोग 55 कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार मेरे दोस्त 48 से क्वेश्चन मार्क को बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को तुम ढूंढो। 22 से 55 बनाने के लिए इस 22 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 11। 11 को हम 5 से गुना करते तो 55 नहीं बन जाएगा,
बिल्कुल बन जाएगा। जब हम 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा, 11 गुना 5 करेंगे तो 55 बन जाएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर तुम लगा दो, इसको तुम 2 से भाग करो, आप गुना कर दो 5 से। देखो 48 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 24 होगा। आज 24 गुना 5 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुना 5 120 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि 24 गुना, देखो हम यहाँ पर करके ही दिखा देते हैं, जो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है इसको 2 से भाग करेंगे तो 24 हो जाएगा। बिल्कुल अब हम 24 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना 12, 120 हो गया क्या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।